नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, एएनएम और जीएनएम के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उनको हम लोग देख रहे हैं और यहाँ पे हम लोग 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे एएनएम और जीएनएम के एंट्रेंस एग्ज़ाम में, उसको हम लोग आज देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले भी हम लोग बायोलॉजी वाले पार्ट को देख चुके हैं और फिजिक्स के पार्ट को हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ पे फिजिक्स में और कुछ क्वेश्चन बाकी थे, तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और इससे पहले वाले क्वेश्चंस को हम लोग देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 51 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 3 प्रतिरोधक 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम समांतर में जुड़े हैं। तीनों प्रतिरोधकों का संयुक्त प्रतिरोध डैश होना चाहिए। 3 resistors of 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are connected in parallel. The combined resistance of 3 resistors should be। तो यहाँ पे देखिए एक परिपथ है जहाँ पे 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, यानी पैरेलल क्रम में जुड़े हुए हैं। तो देखिए, आप जानते हैं जब भी पैरेलल में कोई रेसिस्टेंस जुड़ा होगा, रेसिस्टर जुड़ा होगा, तो उसका रेसिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं? 1/R इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितना आपके रहेंगे रेसिस्टर जुड़े हुए। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 1/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/1 ओम और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पे आपका क्या निकल के आएगा? इसका एलसीएम लीजिएगा, आपको 6 निकल के आएगा। यहाँ पे आपके 6 होंगे, फिर यहाँ पे 3 और ये 3 से 6 डिवाइड होगा तो 2 आएगा और यहाँ 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? ये आपका 2 ही आएगा। तो 1/R इज इक्वल टू कितना हो गया? 6 और 3 9, 9 2 11 हो गया। 11 बटा कितना हो गया? 6 हो गया। तो यहाँ पे आप R जब निकालेंगे तो आपका कितना आएगा? 6/11 आएगा और जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना आएगा? 0.545 ये आपके निकल के आएंगे। तो ऑप्शन में यहाँ पे आपके क्या दिए हुए हैं? ऑप्शन ए में दिए हुए हैं 3 ओम से अधिक, तो ये गलत हो गया। 1 ओम से कम, तो ये आपका सही है, क्योंकि आपका आंसर जो आया है वो कितना आया है? 0.545 आया है। इसलिए यहाँ पे जो प्रतिरोध है वो 1 ओम से कम होगा। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है कि 52 नंबर में एक विद्युत चुंबक का कोर क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? ऑप्शन ए में हो गए मृदु लोहा, या फिर ऑप्शन बी में हो गया कठोर लोहा, या फिर ऑप्शन सी में हो गया जंग युक्त लोहा, या फिर ऑप्शन डी में हो गया उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे आपको जो सही जवाब है कि विद्युत जो आपके चुंबक होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होते हैं, उनके कोर में यहाँ पे जो यूज़ होते हैं वो क्या यूज़ होते हैं? मृदु लोहा यूज़ होते हैं, यानी सॉफ्ट आयरन यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा? ये आपका मृदु लोहा सही जवाब होगा, यानी सॉफ्ट आयरन इलेक्ट्रोमैग्नेट के कोर में होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति डैश कहलाती है? द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। इलेक्ट्रिक करंट जो उत्पन्न करती है, यानी विद्युत पैदा करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में हो गया जनित्र, या फिर ऑप्शन बी में हो गया गैल्वेनोमीटर, या फिर ऑप्शन सी में हो गया एमीटर, या फिर ऑप्शन डी में हो गया मोटर। दोस्तों, आप देखे होंगे, अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव में जब शादी होता था पुराने टाइम पे, या अभी भी बहुत सारे जगहों में यूज़ होता है, तो लाइट की जब व्यवस्था होती है तो वहाँ पे
जनरेटर लाया जाता है, जिसको हम लोग जनरली जनरेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं जनरेटर, और वही जनरेटर क्या करता है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, जनित्र बोलते हैं, और इसको विद्युत जनित्र भी बोल सकते हैं। ये क्या करती है, विद्युत धारा क्या करती है, उत्पन्न करती है। तो आपका यहाँ पे जो सही जवाब है ये क्या है, विद्युत जनित्र यानी जनरेटर आपका सही जवाब है। दोस्तों देखिए, गैल्वेनोमीटर जो होते हैं, ये गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ को मापने के लिए यूज होता है। एमीटर जो होती है ये इलेक्ट्रिक करंट की इंटेंसिटी को मापते हैं और इसमें एम्पियर में मापते हैं। और उसके बाद देखिए, मोटर जो होते हैं, मोटर क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में क्या करते हैं, चेंज करते हैं मोटर। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति क्या कहलाती है, तो जनित्र कहलाती है, यानी जनरेटर कहलाती है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है 54 में, कि लघु परिपथ के समय परिपथ में क्या होता है। देखिए, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। तो ऑप्शन ए में हो गया आपके निरंतर परिवर्तित होती है, या फिर ऑप्शन बी में हो गया कम होती है, या फिर ऑप्शन सी में हो गया भारी रूप से बढ़ती है, या फिर ऑप्शन डी में हो गया परिवर्तित नहीं होती। तो देखिए, शॉर्ट सर्किट में होता क्या है, शॉर्ट सर्किट में एक जो होते हैं आपके घरों में जो वायरिंग आती है, जिससे करंट आती है, तो वहाँ पे क्या होते हैं कि एक लाइव वायर होते हैं और एक न्यूट्रल वायर होते हैं। और जब भी एक लाइव वायर डायरेक्टली कांटेक्ट हो जाता है उसका न्यूट्रल वायर से, तो क्या होता है, सर्किट में जो आपके रेसिस्टेंस होते हैं ये बहुत कम हो जाते हैं, ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। तब क्या होता है, इसको शॉर्ट सर्किट बोला जाता है। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है सर्किट में इंक्रीज हो जाता है हेवीली, यानी भारी रूप से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि रेसिस्टेंस बहुत कम हो गया है, लगभग ज़ीरो हो गया है। तो जब लघु परिपथ होता है यानी शॉर्ट सर्किट होता है, तब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है हेवीली, यानी भारी रूप से विद्युत धारा क्या होती है, परिपथ में बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आपके जो सही जवाब होंगे ये ऑप्शन सी होंगे। तो यहाँ पे जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर में, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है, यानी व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑप्शन ए में हो गया जूल, या फिर ऑप्शन बी में हो गया किलो जूल, या फिर ऑप्शन सी में हो गया किलोवाट घंटा, या फिर ऑप्शन डी में हो गया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिक मीटर आपके घरों में लगे होते हैं, वहाँ पे जो आपके मेज़र होते हैं कि आपने कितने इलेक्ट्रिक करंट यूज़ किया, तो वहाँ पे किलोवाट आवर में क्या होते हैं, मेज़र होते हैं। तो देखिए, किलोवाट आवर किसको बोला जाता है, मान लीजिए कि 100 वाट का एक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, 100 वाट का एक बल्ब है, ठीक है। अगर इसको आप 10 घंटे के लिए जला दें, इसको 10 घंटे के लिए आप जला के रखें, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 1000 वाट आवर। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 किलो वाट आवर बोलेंगे। तो ये जो आपकी है, ये यहाँ पे किलो वाट आवर है, ये आपकी क्या है, ये आपकी वाणिज्यिक इकाई है। वाणिज्यिक इकाई है मतलब कमर्शियल, जब इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जब बेचा जाता है, यानी हम हमारे घरों में जो मीटर लगे होते हैं, वहाँ पे जो आपके मेजरमेंट होते हैं कि आपने कितना यूज़ किया इलेक्ट्रिक करंट, तो वो किलो वाट आवर में मेजरमेंट होते हैं। और जब भी कमर्शियली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कहीं भी बेचा जाता है या फिर ख़रीदा जाता है, तो इसमें किलोवाट आवर का ही यूज़ किया जाता है यूनिट के रूप में, क्योंकि ये एक बड़ी इकाई है। जूल और किलो जूल ये काफ़ी छोटे हैं किलोवाट आवर के अपेक्षा में। तो देखिए, यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, किलोवाट आवर, ये आपका सही जवाब होगा। कमर्शियल यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जब यूज़ होता है यूनिट में, तो क्या यूज़ होता है, तो किलोवाट आवर यूज़ होता है। उसके बाद देखिए 56 नंबर क्वेश्चन
यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि तांबे की एक आयताकार कुंडली को एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, प्रेरित विद्युत की दिशा प्रति डैश में परिवर्तित होती है। इफ ए रेक्टेंगुलर कॉयल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटेड in a magnetic field, the direction of the induced current change once in each। तो यहाँ पे आपके दिए हुए हैं दो घूर्णन में चेंज होते हैं प्रेरित धारा, या फिर एक घूर्णन में चेंज होते हैं, या फिर आधा घूर्णन में चेंज होते हैं, या फिर एक चौथाई घूर्णन में चेंज होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि एक चुंबकीय क्षेत्र में, देखिए मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे हम लोग नॉर्थ पोल लेते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं साउथ पोल। अब इसके बीच में क्या बोल रहा है कि तांबे का क्या है, एक आयताकार क्या है यहाँ पे कुंडली है, यानी आयताकार क्या है कॉयल है। तो ये तांबे का क्या है आयताकार कॉयल है मान लेते हैं। और ये आपके हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, ये आपका क्या हो गया, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये आपका तांबे का कुंडली हो गया। अब देखिए जब बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में इस आयताकार कुंडली को अगर घुमाया जाए तो प्रेरित जो विद्युत धारा होगी उसकी दिशा में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए अगर हम लोग इसको घुमाते हैं, मान लीजिए इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं इस आयताकार कुंडली को, चलिए यहाँ पे नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। तो देखिए यहाँ पे जब भी इसको एंटी क्लॉकवाइज हम लोग घुमाएंगे तो मैक्सवेल का जो राइट हैंड थंब रूल है उसके अनुसार क्या होगा, यहाँ पे इंड्यूस्ड यहाँ पे क्या होगा, करंट की जो दिशा होगी ये आपकी बी से ए तक होगी और ये आपका डी से सी तक होगी। तो यहाँ पे देखिए जब ये कुंडली जो होगी आयताकार कुंडली एक बार नहीं, जब आधा बार घूमेगी, यानी जब ये रोटेट होगी तो क्या होगा, ये जो सी और डी है यहाँ पे, ये जब इधर आएगा सी और डी इधर आ जाएगा और ए बी और ए इधर आ जाएंगे, तो फिर क्या होगा, जो आपके ए और बी में इलेक्ट्रिक करंट ये बी से ए तरफ जा रहे थे, ये क्या हो जाएंगे, ये फिर ए से बी तरफ जाने लगेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आप कह सकते हैं कि प्रेरित जो विद्युत धारा है उसकी दिशा प्रति आधा घूर्णन में क्या होगा, परिवर्तित होती रहेगी। तो जब भी आप एक तांबे की जो आयताकार कुंडली लीजिएगा और जब आप इसे एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाइएगा तो इसमें जो प्रेरित विद्युत की दिशा होगी प्रति आधा घूर्णन में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है ये आपका ऑप्शन सी है। हाफ रेवोल्यूशन में यहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, इसका डायरेक्शन चेंज होगा। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक नेत्र लेंस की फोकस लंबाई में परिवर्तन डैश के कारण होता है। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज काउज्ड बाय द एक्शन ऑफ, किसके एक्शन से चेंज होता है लेंस की जो फोकस लंबाई होती है। ऑप्शन ए में हो गया प्यूपिल, या फिर रेटिना, या फिर सिलियरी मसल्स, या फिर आइरिस। तो देखिए इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो आपके फिगर हैं एनसीईआरटी में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये तो आपका प्यूपिल है और यहाँ पे ये आपका आइरिस है। तो ये देखिए लेंस की जो फोकस लंबाई है उसको यहाँ पे परिवर्तित नहीं कर सकता है। रेटिना यहाँ पे दृष्टिपटल है, यहाँ पे आपके प्रतिबिंब बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके लेंस के किनारे किनारे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलियरी मसल्स हैं। यही सिलियरी मसल्स क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं लेंस की जो हमारी नेत्र लेंस है, ये जो नेत्र लेंस है इसकी जो फोकस लंबाई है यानी फोकस दूरी है, इसको क्या करती है, परिवर्तन करने में मदद करती है। और ये कौन करती है, ये सिलियरी मांसपेशियां करती हैं, सिलियरी मसल्स करती हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे आपके क्वेश्चन है कि परिपथ आरेखों में एक प्रतिरोध R का प्रतिरोधक को दर्शाने वाला चिन्ह है। ए सिंबल used to represent a resistor of resistance R in सर्किट डायग्राम्स इज। तो यहाँ पे आपके देखिए जो रेसिस्टेंस
रेसिस्टर है यानी जो एक प्रतिरोध है जिसका रेसिस्टेंस R है, उसको हम लोग अगर डायग्राम में दर्शाएंगे तो किस तरीके से दर्शाएंगे। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो देखिए, आप अगर एनसीईआरटी की किताब अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी आपके क्या है, सिंबल दिए हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं रेसिस्टर का या रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस यानी किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध के लिए यहाँ पे जो आपके सिंबल है ये क्या है, ये यहाँ पे देख सकते हैं टेढ़ी मेढ़ी जो यहाँ पे लाइन बनी हुई है ये है आपकी। तो ये कहाँ पे है, ये आपके ऑप्शन डी में है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये आपका क्या है, ये आपका प्रतिरोध के लिए है। देखिए ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है ये किसके लिए है, तो देखिए यहाँ पे ये आपके सेल के लिए है। उसके बाद देखिए आपके जो यहाँ ऑप्शन बी में दिए हुए हैं ये तो आपके सेल के लिए, ये आपका स्विच क्लोज के लिए है। और जो आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ है ये यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो ये आपका किसके लिए है, ऑप्शन ए में जो दिए हुए हैं ये आपके सेल के लिए है। और ये कुंजी क्लोज है यानी जो आपके की है क्लोज है सर्किट में उसके लिए है। और जो ये आपके ऑप्शन डी में दिए हुए हैं ये आपके प्रतिरोध के हैं। तो ये आपका सही जवाब होगा। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परिपथ में विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता है। ऑप्शन ए में हो गया आई स्क्वायर आर, बी में हो गया आई आर स्क्वायर, या फिर ऑप्शन सी में हो गया आई भी, या फिर ऑप्शन डी में हो गया भी स्क्वायर बाय आर। तो देखिए जो आपके विद्युत शक्ति होते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर होते हैं, इसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं, इसका जो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू भी इंटू आई लिखते हैं, या फिर हम लोग P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं भी स्क्वायर बाय आर। तो देखिए यहाँ पे आपके आई स्क्वायर बाय आर तो दिए हुए हैं, या फिर आई भी आई, ये आपके आई भी लिखे हुए हैं, और ऑप्शन डी में भी स्क्वायर बाय आर लिखा हुआ है। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा, ये आपके आई आर स्क्वायर नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपका सही जवाब है कि विद्युत शक्ति को किससे नहीं दर्शा सकते हैं, तो ये आपका आई आर स्क्वायर से नहीं दर्शा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है कि 1 मिली वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 मिली वोल्ट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए में दिया हुआ है 10 वोल्ट, या फिर 1000 वोल्ट, या फिर 10 टू द पावर -3 वोल्ट, या फिर ऑप्शन डी में है 10 टू द पावर -6 वोल्ट। तो इसका जो सही जवाब है 1 मिली वोल्ट को यहाँ किसके बराबर होता है, ये आपके होते हैं 10 टू द पावर -3 वोल्ट के बराबर, 10 टू द पावर -3 वोल्ट के बराबर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है केमिस्ट्री के, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।